मूवी के शुरू में कोरियन नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस सेरेमनी थी। बहुत से लड़के पुलिस वाले बनने आए हैं। इनमें से दो हमारे मेन लीड हैं। एक का नाम है गी जून और दूसरे का हियोल। इनकी 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी। जो इसमें नाकामयाब हुआ उसे ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब बात करें हियोल की तो ये सफाई पसंद और इंटेलिजेंट है। गी जून को खाना पसंद है, खास करके सॉसेजेस। सुबह सूरज निकलने से पहले अलार्म बजा, इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ट्रेनिंग काफी मुश्किल थी। कुछ स्टूडेंट ड्रॉप आउट भी हुए। खाने के दौरान हियोल ने अपने सॉसेजेस नहीं खाए क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, तो कीजून ने उसके सॉसेजेस खा लिए। इंस्ट्रक्टर जूही इनका फाइनल फिजिकल टेस्ट लेगी। सबको 1 घंटे के अंदर पहाड़ चढ़कर वापस यहाँ आना होगा। जिसने इस टाइम लिमिट में टास्क पूरा ना किया उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। टास्क शुरू हुआ। भागते वक्त हियोल का पैर मुड़ने से वो नीचे गिरा। वो चल नहीं सकता। उसने दूसरे स्टूडेंट से मदद मांगी। उसने मदद नहीं की क्योंकि उसे अपना टास्क कंप्लीट करना था। फिर गीजून के आने से उसने गीजून की मदद मांगी। वो उसकी मदद ना करता अगर हियोल उसे सॉसेजेस का लालच ना देता। गीजून ने जल्दी से उसे अपनी पीठ पर उठाकर चलना शुरू किया। सिवाय इन दोनों के सबने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। 1 घंटा ऊपर होने के बाद ये वापस आए। जूही ने लेट आने की वजह पूछी तो उन्होंने सब बताया। जूही ने कहा गीजून को हियोल की मदद करते हुए किस किस ने देखा। सबने हाथ खड़ा किया। जूही को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। पुलिस वाला होने का मतलब है सबसे पहले दूसरों की मदद करना। खुदगर्ज बनकर तुम सब ने अपने बारे में सोचा। इन दोनों को क्लिनिक जाने का बोलकर बाकी सबको पनिशमेंट दी। सब फिर से पहाड़ चढ़ेंगे। बातों के दौरान दोनों ने बताया वो यहाँ क्यों आए। हियोल को अपने फ्रेंड से कुछ अलग करना था, इसलिए वो पुलिस वाला बनने आया। गीजून इसलिए आया क्योंकि वो गरीब है। बचपन में सिर्फ उसकी माँ ने उसे पाला। उसके पास इतने पैसे नहीं। पुलिस यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फ्री है, इसलिए उसने यहाँ आने का सोचा। यहाँ इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। ऐसे ही यूनिवर्सिटी के 2 साल गुजर गए। आज इनका एग्जाम है। पेपर में क्वेश्चन था इन्वेस्टिगेशन की 3 सोर्सेज को लिखें। गीजून ने थोड़ा सोचकर लिखा पैशन, परेशानी और बड़ा दिल, जबकि हियोल ने सही आंसर लिखा विक्टिम की बॉडी को एग्जामिन करना, क्राइम सीन और एविडेंस। क्लास के दौरान प्रोफेसर यांग ने बताया किडनैपिंग केसेस में ज्यादातर बच्चे और लड़कियां किडनैप होती हैं। वो टाइम जिसमें ज्यादातर विक्टिम मारे जाते हैं उसे क्रिटिकल आवर कहते हैं। एक बड़ी फीमेल के लिए क्रिटिकल आवर 7 घंटे होता है। प्रोफेसर हा ने उन्हें सेल्फ डिफेंस की टेक्निक बताई। अपने ओपोनेंट का हथियार गिराकर उनकी गर्दन पर हमला करना है। फिलहाल इन दोनों को हंसी आ रही थी। क्लास के बाद इनके क्लासमेट जेहो ने अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर दिखाकर शो ऑफ किया। गीजून ने जूडो की क्लास में जेहो को हराते हुए पूछा वो लड़की से कहाँ मिला। जेहो ने उसे क्लब का नाम बताया। वो और हियोल उस क्लब में जाने के लिए तैयार होने लगे। उन्हें खुद पर यकीन था अगर जेहो जैसे लड़की की गर्लफ्रेंड बन सकती है तो उनकी दाल भी गल जाएगी। हियोल के लिए उसकी किलर स्माइल ही काफी है। दोनों अपनी लीव देकर रात तक क्लब में पहुंचे। दोनों शदीद सिंगल हैं। इन्होंने कभी लड़कियों से बात नहीं की। हियोल का वियर्ड डांस देखकर हर लड़की उससे दूर होती। दोनों ने काफी ट्राई किया, हर बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। एक लड़की ने गीजून को ये तक कह दिया पुलिस वाले बनोगे इसका मतलब पूरी जिंदगी गरीब रहोगे। ये बात सुनकर गीजून को काफी बुरा लगा। वो क्लब से बाहर आ गए। गीजून को लगने लगा पुलिस वाला बनने का फैसला उसका गलत था। 2 साल यूनिवर्सिटी में लगा दिए, अब ड्रॉप आउट नहीं हो सकता। हियोल को भी लग रहा था यूनिवर्सिटी में फजूल चीजें सिखाते हैं। खैर दोनों अपना मूड ठीक करके बाहर आए। उन्होंने एक प्यारी सी लड़की को देखा। लगता है गॉड एक और चांस देना चाहता है। दोनों ने लड़की का पीछा करना शुरू किया। कौन लड़की का नंबर लेगा ये स्टोन पेपर सीजर से डिसाइड करने लगे। सड़क सुनसान है। उनके सामने कोई लड़की को वैन में उठाकर ले गया। दोनों ने पीछा किया पर फायदा नहीं, वो वहाँ से जा चुके थे। जल्दी से इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके सारी सिचुएशन बताई। हियोल ने वैन का मॉडल और नंबर प्लेट बताई पर ऐसी कोई भी नंबर प्लेट एग्जिस्ट नहीं करती। इमरजेंसी नंबर वालों ने उन्हें यहाँ रुकने का बोला। यहाँ टाइम वेस्ट करने से बेहतर है वो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाएं। पुलिस स्टेशन में इन्होंने मिसिंग पर्सन यूनिट के टीम लीडर किम को इस सब के बारे में बताया। पूरी टीम पहले ही किसी अमीर आदमी के ग्रैंडसन को ढूंढने जा रही थी। किम ने कहा ये चीफ का ऑर्डर है, वो उनके केस के बारे में सुबह बात करेगा। किम की टीम जल्दी से वहाँ से निकली। फीमेल के लिए क्रिटिकल आवर 7 घंटे होता है। खड़े रहकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें खुद कुछ करना होगा। हियोल को इन्वेस्टिगेशन के 3 सोर्सेज याद आए। यहाँ गीजून को पता चला उसने आंसर गलत लिखा। एग्जामिन करने के लिए विक्टिम की बॉडी नहीं है पर क्राइम सीन है। दोनों क्राइम सीन पर पहुँचे। उन्हें वहाँ पर एक एविडेंस मिला। ये प्लास्टिक बैग किडनैप होते वक्त लड़की के हाथ से गिरा। इसके अंदर
तब्बोकी थी। इन्होंने सोचा लड़की के घर के बारे में पता होता तो इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती। हो सकता है तब्बोकी बेचने वाले को इसके घर का पता हो। वो डिफरेंट तब्बोकी स्टैंड्स और शॉप में जाकर तब्बोकी चेक करवाते। थोड़ा ढूंढने के बाद फाइनली उन्हें वो शॉप मिली जहाँ पर उस लड़की ने तब्बोकी खरीदी। लड़की का हुलिया और कद काट बताने से शॉपकीपर को पता चल गया लड़की अक्सर यहाँ से तब्बोकी खरीदती है। घर का एड्रेस नहीं मालूम पर ये पता है लड़की कहाँ काम करती है। साथ ही 7-Eleven के स्टोर के सामने वाली बिल्डिंग की बेसमेंट में वो काम करती है। वो वहाँ पहुँचे। वैसे तो ये एयर क्लीनिंग शॉप है पर यहाँ और शेडी किस्म के काम होते हैं। यहाँ से पकड़े गए तो यूनिवर्सिटी से निकाले जाएंगे और बदनामी अलग से होगी। दोनों ने स्टोन पेपर सीजर खेला। हियोल 2 दफा हार गया। लड़की के बारे में पता करने हियोल अंदर गया। वहाँ के ऑनर को देखती ही घबराहट के मारे वो लड़की का हुलिया बताने लगा। ऑनर ने ऐसे ही लड़की को उसके पास भेजा। बाहर गीचोन ने नजर रखी हुई थी। एक आदमी को उसने 7-Eleven के स्टोर में खाते देखा। पहले तो गीचोन ने बर्दाश्त किया पर जब उस आदमी ने सॉसेज खाना स्टार्ट किया तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो खाते हुए बिल्डिंग पर नजर रखने लगा। उसने डक्ट टेप भी खरीदी। तभी उसने देखा 2 पुलिस वाले उस जगह को चेक करने आए हैं। हियोल वहाँ से पकड़ा गया तो मसला हो जाएगा। उसे जल्दी कुछ सोचना होगा। गीचोन पुलिस वालों को पिक्स बुलाकर उन्हें चढ़ाने लगा। पहले पुलिस ने इग्नोर किया पर उसके ज्यादा चढ़ाने पर पुलिस उसके पीछे भागने लगी। जब भी पुलिस वापस जाने लगती वो उन्हें दोबारा चढ़ाकर अपने पीछे लगाता। हियोल ने अपने इमोशंस पर काबू पाकर लड़की की किडनैपिंग के बारे में बताया। उसी जगह पर काम करती है। आधी रात को वो यहाँ से निकली। वो लड़की पहचान गई। जरूर वो युनजंग है। युनजंग अपने अब्यूसिव फादर की वजह से घर से भाग गई थी। फिलहाल वो अपने दोस्त के साथ रहती है। उसके घर का पता इसे पता था। हियोल युनजंग के दोस्त का पता लेकर बाहर निकला। तभी गीचोन ने उसे भी भागने का बोला। यहाँ से निकलकर वो युनजंग के दोस्त के घर पहुँचे। जब इन्होंने युनजंग के दोस्त को युनजंग के बारे में बताया युनजंग के दोस्त ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और खिड़की तोड़कर घर से भाग निकला। घर में मौजूद 2 लड़कियों ने उसके भाग जाने के बारे में बताया। दोनों ने उसे अलग अलग रास्ते पर ढूंढना शुरू किया। पार्किंग लॉट में युनजंग के दोस्त ने चाकू से हियोल पर हमला करने की कोशिश की। प्रोफेसर हा की बताई हुई टेक्निक से हियोल ने उसे नॉक डाउन किया। दोनों ने उसे अच्छे से पकड़कर युनजंग के बारे में पूछा। उसका मोबाइल चेक करने के बाद पता चला उसने पैसों के लिए युनजंग को बेच दिया। जिस इंसान को बेचा उसका कार्ड भी इसके पास है। उसे अच्छे से डक्ट टेप से बांधकर वो उन लड़कियों के पास आए जो उस घर में थी। साथ में खाना लेकर आए। ये लड़कियां भी युनजंग की तरह अपने घर से भागी थी। लड़की ने युनजंग के बारे में पूछा। हियोल ने कुछ ज्यादा ही सच बता दिया जिससे वो रोने लगी। गीचोन ने कहा इतना भी सच नहीं बताना था। उसने लड़कियों को हौसला दिया चाहे जो भी हो जाए वो युनजंग को ढूंढेंगे। लड़कियों को पैसे देकर किसी सेफ जगह जाने का बोला। इन्हें इतना तो समझ आ गया था किडनैपर्स काफी चालाक हैं। उन्होंने सोच समझकर भागी हुई लड़की को अपना टारगेट चुना। उन्हें मालूम था बाकी भागे हुए बच्चे डर के मारे पुलिस कंप्लेन नहीं लिखवाएंगे। दूसरी तरफ किडनैपर्स ने युनजंग को बंद किया है। कुछ लोग अंदर आए। उसे जबरदस्ती पकड़कर पेट में इंजेक्शन लगाया। दोनों कार्ड पर लिखे एड्रेस पर पहुंचे। इस इलाके में कोरियन चाइनीज रहते हैं। इलाका खतरनाक है तो इन्हें होशियार रहना होगा। वो एक कैफे में जाकर बैठे। अब उस आदमी को ढूंढना है जिसने युनजंग को खरीदा। गीचोन ने मोबाइल मांगा। हियोल ने उसे अपना मोबाइल दिया। उसने कहा पागल अपना नहीं युनजंग के दोस्त का मोबाइल दो। युनजंग के दोस्त के मोबाइल से उस आदमी को कॉल की। वहाँ बैठे एक आदमी का फोन बजा। ये वही आदमी है जिसने युनजंग को इंजेक्शन लगाया था। गीचोन ने जल्दी से कॉल कट की पर मोबाइल साइलेंट पर नहीं लगाया। हुंडे के कॉल बैक करने पर आवाज इनके पास से आई जिससे हुंडे और उसके चमचों को पता चल गया ये किस काम से यहाँ आए हैं। हुंडो ने उनसे पूछा वो युनजंग के दोस्त को कैसे जानते हैं। सारे गुंडे उन्हें तंग करने लगे। उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे वो कुछ नहीं जानते। आखिरकार दोनों की बर्दाश्त खत्म हुई। उठते ही दोनों ने एक एक को धोना शुरू किया। इन्होंने इंजेक्शन लगाने वाले गुंडे से युनजंग के बारे में पूछा। धमकियां देने के बाद भी वो बताने के लिए तैयार नहीं। गीचोन ने टेबल पर से सीख उठाई और कमर के नीचे वाले एरिया पे बार बार स्टैब करने लगा। गुंडे को डर लगा कहीं ये गलत जगह ना घुसा दे। गुंडा उन्हें उस जगह लाया जहाँ सारी लड़कियाँ कैद हैं। जिस वैन से युनजंग को किडनैप किया गया वो भी इस जगह पर खड़ी है। दूसरी तरफ इस गुंडे के चमचे ने बाकी गैंग मेंबर्स को बताया। गीचोन ने गुंडे को पकड़ा जबकि हियो लड़कियों को ढूंढने गया। बहुत से कमरे में लड़कियां कैद हैं। जैसे ही उन्हें पता चला उनकी मदद करने कोई आया है, हर लड़की हियोल से मदद मांगने लगी।
दूसरी तरफ गुंडे ने बताया वो लड़कियों के अंडे निकालते हैं। इसके अलावा वो उनके साथ और बुरे काम भी करते हैं। गुस्से में आकर गीजोन ने उसे मारा। हियोल ने गीजोन को मदद करने के लिए बुलाया। एक कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर गए। वहाँ बड़ी बच्ची को काफी तेज बुखार है, इसका बहुत खून बह रहा है। हियोल ने कहा पहले इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर पुलिस के साथ यहाँ आकर बाकी लड़कियों को बचाएंगे। जैसे ही लड़की को लेकर बिल्डिंग से बाहर निकले, गुंडों ने उनका रास्ता रोक लिया। हियोल उन्हें रोकने लगा। गीजोन बच्ची को लेकर वहाँ से निकला, पर आगे रास्ता बंद था। बच्ची को वहाँ बिठाकर हियोल की मदद करने गया। गुंडे हियोल को पकड़कर पीटने लगे। गीजोन ने उन्हें डराने के लिए कहा हम पुलिस से हैं। गुंडों के लीडर ने बैज दिखाने का कहा, बैज नहीं है। फिर क्या, ये भी मार खाते खाते बेहोश हो गया। हियोल की आंख खुली, दोनों को कमरे में लटकाया है। गुंडों का प्लान इनके ऑर्गन्स निकालना है। हियोल को होश आया, लकीली रूम में कोई नहीं। गीजोन अब भी बेहोश है। उसे जगाने के लिए हियोल ने अपना थूक उस पर फेंका। इससे गीजोन जाग गया। उसे अपने माथे पर हियोल का थूक महसूस हुआ। हियोल ने झूठ बोलते हुए कहा तुम्हारा खून बह रहा है। गीजोन ने अपनी बॉडी ऊपर करके खुद को आजाद किया। दोनों के फोन्स और वॉलेट भी गायब हैं। वो कपड़े पहनकर रूम से निकले तो देखा सारे गुंडे सो रहे हैं। वहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं, फिर भी ये खामोशी से वहाँ से निकलने लगे। जैसे ही दरवाजे तक पहुँचे, गीजोन की वॉच का अलार्म बजा। सारे गुंडे जाग के ये किसी तरह बिल्डिंग से बाहर भागे। सारे गुंडे डंडे चाकू लेकर इनके पीछे भागे। थोड़ा भागने के बाद दोनों को पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, गुंडों ने उनका पीछा करना छोड़ दिया। पुलिस स्टेशन में उन्होंने लड़कियों के बारे में बताया। वो पुलिस वाले को वहाँ ले जाना चाहते थे, पर उसने कहा पहले अपनी आईडी दिखाओ। उन्होंने बताया गुंडों ने हमारी सारी चीजें छीन ली। पुलिस वाले ने कहा आईडी देखना प्रोसेस का हिस्सा है, इस बगैर वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। गीजोन खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। वो पुलिस को गालियां देकर उन पर गुस्सा होने लगा। कंट्रोल करने के लिए पुलिस वाले ने उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया। सुबह कॉल करके प्रोफेसर यांग को वहाँ बुलाया गया। दोनों ने प्रोफेसर यांग को लड़कियों की किडनैपिंग के बारे में बताया। सबूत के तौर पर ड्रग का लेबल दिखाया। ये लेबल हियोल को बिल्डिंग के अंदर पड़ा हुआ मिला था। प्रोफेसर यांग उनके साथ बिल्डिंग में जाने के लिए तैयार हुए। जाते हुए प्रोफेसर यांग ने इस ड्रग के बारे में बताया। ये ओव्यूलेशन ड्रग है। एक हेल्दी फीमेल बॉडी महीने में एक दफा अंडा प्रोड्यूस करती है, लेकिन इस ड्रग के इस्तेमाल से 20 अंडे प्रोड्यूस हो सकते हैं। जो क्रिमिनल लड़कियों के अंडे निकाल कर बेचते हैं उन्हें एग ब्रोकर्स कहते हैं। वो इन्हीं अंडों को बेचकर पैसे कमाते हैं। प्रोफेसर यांग को इतनी इन्फॉर्मेशन इसलिए पता है क्योंकि 10 साल पहले उन्होंने सिमिलर केस पर काम किया था। बिल्डिंग में जाकर देखा तो सारी लड़कियां गायब हैं। वहाँ कुछ एविडेंस मिले जिससे पता चला लड़कियां यहाँ कैद थी। हियोल ने वैन का नंबर बताया। प्रोफेसर यांग ने किसी को कॉल करके नंबर चेक करने का बोला। पता चला नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए सीसीटीवी सेंटर को रिक्वेस्ट भेजनी होगी। आम पुलिस ये केस हैंडल नहीं कर सकती। RIU इस केस को हैंडल करेगी। RIU के रिस्पॉन्स करने में 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। दोनों ने इंसिस्ट किया उन्हें जल्दी लड़कियों को बचाना होगा। वो उन्हें ज्यादा दूर लेकर नहीं गए होंगे, वो उन्हें बचा सकते हैं। प्रोफेसर ने कहा RIU बाकी इम्पोर्टेंट केसेस को छोड़कर इतना जल्दी इस केस पर काम नहीं कर सकते। ये सब कुछ बड़ों पर छोड़ दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दोबारा इस केस में इंटरफेयर किया तो दोनों को एक्सपेल कर दिया जाएगा। दोनों यूनिवर्सिटी वापस आए। उन्हें अभी भी लड़कियों की टेंशन है। जेहो को देखकर हियोल को याद आया उसका बाप पुलिस में है। जेहो ने कहा मेरे बाप की पहुंच ऊपर तक है। दोनों ने कहा क्या सीसीटीवी सेंटर में भी वो किसी को जानते हैं। लकीली जेहो का बाप किसी को जानता है। वो और कोई नहीं बल्कि इनकी 2 साल पुरानी इंस्ट्रक्टर जूही है। वो सीसीटीवी सेंटर में काम करती है। दोनों ने फोन करके झूठ बोला। उनके दोस्त को एक अनरजिस्टर्ड वैन हिट करके भाग गई। उसी वैन को ढूंढने के लिए सीसीटीवी फुटेज चाहिए। लकीली जूही उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। अब करना था वेपन्स के इंतजाम। प्रोफेसर यांग का नाम लेकर यूनिवर्सिटी से वेपन्स उधार लिए। इस बार गुंडों से मार नहीं खानी तो दोनों ने जमकर प्रैक्टिस की। गुंडों ने सारी लड़कियों को एक कमरे में बंद किया था। एक लड़की के और अंडे नहीं निकाले जा सकते, उसे ऑर्गन्स निकालने के लिए ले जाया जाता है। युनजंग ने रोकने की कोशिश की तो उसे मार पड़ी। जूही ने कॉल करके वैन के बारे में बताया। पिछले महीने इस वैन को हर दूसरे संडे सेम जगह पर देखा गया। उसने ये भी नोट किया हर बार उस वैन के पीछे एक और गाड़ी थी जिस पर H फर्टिलिटी क्लिनिक लिखा था। दोनों
दोनों ने इस क्लिनिक के बारे में सर्च किया। पता चला हर दूसरे संडे ये क्लिनिक बंद होता है। यकीनन इसी क्लिनिक में वो लड़कियों के अंडे निकालते हैं। 2 दिन बाद संडे है, बस इसी दिन का इंतजार करना है। अब हम इसी फर्टिलिटी क्लिनिक के डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर ने युनजंग की फेक आईडी अपने क्लाइंट्स को दिखाकर बताने लगा, लड़की काफी गरीब है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसों के बदले अपना अंडा डोनेट करना चाहती है, जिससे इसके क्लाइंट्स का बच्चा हो जाएगा। वो काफी खुश थे। संडे को दोनों ने क्लिनिक पर नजर रखी हुई थी। किडनैपर्स ने सारी लड़कियों को वैन में डालकर क्लिनिक ले आए। डॉक्टर ने इस काम के लिए हुंडों के लीडर को बहुत सारे पैसे दिए। सारी लड़कियों को एक कमरे में रखा गया। युनजंग को बेहोश करके ऑपरेशन के लिए ले गए। कीजोन और ही योल तैयार हुए। दोनों पार्किंग लॉट में आए। हुंडे उन्हें देखकर अलर्ट हो गए। दोनों हुंडों पर टूट पड़े। एक ने लाठी चार्ज किया, दूसरे ने टेजर गन से इलेक्ट्रिक शॉक दिए। लड़ाई के दौरान ही योल का हाथ फ्रैक्चर हो गया। टेजर गन भी टूट गई। यहाँ से काम खत्म करने के बाद ये ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़े। लिफ्ट खुलते ही हुंडों के बॉस ने उन पर हमला किया। ये वही आदमी है जिसने पिछली बार इन दोनों को खूब पीटा था। दोनों उसे हराने की कोशिश कर रहे थे, पर वो अकेला इन दोनों पर भारी था। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। दोनों अलग अलग अटैक कर रहे थे। एट द एंड दोनों ने साथ में अटैक किया। कीजून के फाइनल ब्लो से वो बेहोश हो गया। हथकड़ियों से इसके हाथ पैर बांधकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुसे। डॉक्टर को पीछे करके नर्स से बाकी लड़कियों के बारे में पूछा। युनजंग को लेकर बाकी लड़कियों के पास गए। दोनों को पता था एक्सपेल होंगे, फिर भी प्रोफेसर यांग को कॉल करके बुलाया। वो पुलिस के साथ हॉस्पिटल आए। इस इंसिडेंट के बाद दोनों ने अपना सबक सीखा। कीजून ने जान लिया पुलिस वाला बनने का फैसला गलत नहीं था। हियोल को पता चल गया यूनिवर्सिटी में फजूल चीजें नहीं सिखाते। मीटिंग में डिसीजन होने लगा इन्हें एक्सपेल किया जाए या नहीं। कुछ इनके फेवर में थे और कुछ इनके अगेंस्ट। फाइनल फैसला प्रोफेसर यांग पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वो उनके स्टूडेंट्स हैं। प्रोफेसर यांग ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों के बारे में सोचा। डिसाइड हुआ इन्हें एक्सपेल नहीं किया जाएगा, पर 1 साल के लिए डिटेंशन में लिया जाएगा। दोनों खुश हैं। उन्होंने प्रोफेसर यांग का शुक्रिया अदा किया। कुछ दिनों बाद युनजंग उनसे मिलने आई। उसने रोते हुए दोनों का शुक्रिया अदा किया, जिससे वो भी इमोशनल हो गए। दोनों उसे अपनी यूनिवर्सिटी का टूर करवाने ले गए। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।